एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्य में पाया जाता है तथा दूसरा लक्षण बी उसी समष्टि के 7% जीव में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। देखिए इसको समझते हैं। देखिए एक लक्षण ए है अलैंगिक प्रजनन में समष्टि के 10% सदस्य में पाया जाता है और लक्षण बी है वो उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। या देखिए लक्षण बी है यह 60% जीवों में पाया जा रहा है यानी उसी समष्टि के, तो लक्षण बी है वो पहले उत्पन्न होगा। तो हमारा आंसर बी सही हो जाता है। लक्षण बी जो है वह पहले उत्पन्न होगा। फिर से समझते हैं। देखिए यदि लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्य में पाया जाता है तथा दूसरा लक्षण बी है उसी समष्टि के 60% जीव में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। तो लक्षण बी 60% में पाया जा रहा है, इसीलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। देखिए दोस्तों क्लास 10 की यह बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, और काफ़ी इसके पीछे जितने भी चैप्टर हैं उनकी ऑब्जेक्टिव को यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देखें। और इस चैनल पे बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, हिंदी तथा संस्कृत के ऑब्जेक्टिव भी अपलोड किए गए हैं, उसे आप जाकर पढ़ें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 52 उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कह रहा है कि उपार्जित लक्षण जो है उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो देखिए वाइसमान जो थे उन्होंने कहा था कि उपार्जित लक्षण जो है वंशागत नहीं होते हैं, तो हमारा 52 का बी नंबर आंसर हो जाता है। वाइसमान जो थे उन्होंने बताया था कि उपार्जित लक्षण जो होते हैं वंशागत नहीं होते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जनकों से उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक के माध्यम से पैतृक गुण का संचरण कहलाता है। यानी कह रहा है कि जनक से उनके संतान में, यानी कोई माता पिता है उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक का माध्यम से पैतृक गुण का संचरण, यानी युग्मक के माध्यम से क्या हो रहा है, पैतृक गुण जो है उनका संचरण हो रहा है माता पिता के शरीर से संतान में, तो उसे आप क्या कहते हैं। यानी उसको वह कहलाता है, तो वांशिकता कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में क्या होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो माता पिता के शरीर से संतान में पहुंचते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधे को मेंडल द्वारा दिया गया नाम है। यानी मेंडल ने जो प्रयोग किया था विपरीत गुण वाले दो जनक को लिए थे, उन्होंने इसका क्या नाम दिया था, तो जनक पीढ़ी दिया था। उसका नाम क्या दिया था, जनक पीढ़ी, जिसको इंग्लिश में पेरेंट जेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट जेनरेशन। यानी दो विपरीत लक्षण लिए थे। जैसे मान लीजिए लंबाई के बारे में लिए थे, तो एक कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा, और स्मॉल टी शुद्ध बहुना, यानी दो विपरीत गुण ले रहे हैं। ठीक, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पेरेंट जेनरेशन। क्या नाम दिया था, पेरेंट जेनरेशन। 54 नंबर क्वेश्चन को 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के द्विगुण संकरण के दौरान F2 पीढ़ी से प्राप्त लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी क्या होगा। लक्षण प्रारूपी कहने का मतलब है देख कर बताने वाले को बताना है, यानी फिनोटाइप आपसे पूछा है, जीनोटाइप नहीं पूछा है। तो फिनोटाइप F2 में क्या होता है, द्विसंकरण संकरण में, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1, ये जो अनुपात में रहते हैं यही द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान F2 पीढ़ी में हमको मिलते हैं फिनोटिपिक रेशियो।
ठीक, तो 55 का ए नंबर हमारा आंसर हो जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में औपचारिक वातावरण में एमाइनो अम्ल जैसे कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया था? देखिए, सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमाइनो एसिड किस वैज्ञानिक ने बनाया था। तो देखिए, एमाइनो एसिड जो थे बनाने वाले वैज्ञानिक थे, यानी यह कार्बनिक यौगिक है, इसको यूरे एंड मिलर ने बनाया था। तो यूरे एंड मिलर हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए, हेरोल्ड यूरे, यानी इनका पूरा नाम दिया है हेरोल्ड यूरे और स्टेनले मिलर। तो यूरे और मिलर जो थे, यह एमाइनो अम्ल यानी एमाइनो एसिड को बनाया था प्रयोगशाला में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कार्बनिक कंपाउंड होता है। तो एमाइनो एसिड किसने संश्लेषित किया था? यूरे एंड मिलर, हेरोल्ड यूरे एंड स्टेनले मिलर। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं थे? यानी कह रहा है जब जीव नहीं थे तो उससे पहले पृथ्वी पर क्या नहीं थे? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन यह भी नहीं था, नाइट्रस ऑक्साइड यह भी नहीं थे। यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा कि जीव से पहले इनमें से कुछ भी नहीं था। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रजाति विशेष के एक आबादी में स्थित समस्त जीन को कहते हैं? तो देखिए, किसी प्रजाति विशेष में एक आबादी में स्थित समस्त जीन को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जीन कोश इसको हिंदी में कहते हैं या जीन पूल इंग्लिश में कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन को उत्पत्ति कब हुई थी? देखिए, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? या 3 से 4 और वर्ष पहले। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3.5 अरब वर्ष पहले, यानी 3 से 4 अरब वर्ष पहले आंसर होगा, जो कि लगभग में 3.5 दिया है, यानी 3 और 4 के बीच में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये सही हो जाता है कि 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और यह 3 से 4 याद आपको रखना है। ठीक, 3.5 दिया है, यानी 3 और 4 के बीच का दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए, 59 के बाद क्या देखते हैं? 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, नई प्रजाति मूल प्रजाति से, यानी जो नई प्रजाति बनती है वो मूल प्रजाति से कैसी होती है? तो हमेशा उन्नत होती है, यानी हमेशा अच्छा होती है? नहीं, हमेशा उन्नत नहीं होती है, हमेशा उन्नत नहीं होती है। कभी कभी डिसएडवांटेज भी मिल जाता है नई प्रजाति को। ठीक, तो इसीलिए नई प्रजाति जो होती है मूल प्रजाति से हमेशा उन्नत नहीं होती है। उन्नत होती है कभी कभी, लेकिन हमेशा उन्नत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 61, जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? यानी जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में होती है। जाति उद्भव की संभावना लैंगिक जनन द्वारा होती है। यानी इसमें क्या होगा? गैमेट बनेंगे, गैमेट में मियोसिस डिवीजन होगा, इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो यह पूछ रहा है कि जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में होता है। तो आंसर ये नहीं होगा। अब देखते हैं अलैंगिक जीव द्वारा उत्पन्न पौधों में। तो देखिए, जाति उद्भव की संभावना इसमें नहीं होती, यानी अलैंगिक जनन में कुछ चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए जाति उद्भव की संभावना इसमें नहीं होगी। स्वपरागण द्वारा, यानी स्वपरागण क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन, यानी उसी के पुष्प का उसी के स्टिग्मा पर जाकर गिरना। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है? यह भी जाति उद्भव की संभावना इसमें भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी बी और सी दोनों में जाति उद्भव की संभावना नहीं होती है। ना अलैंगिक जनन में होती है, ना स्वपरागण में होती है। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन से उनके पूर्वजों की खोज को क्या कहते हैं? यानी कह रहा है कि जीवों के डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन से उनके पूर्वजों की खोज को क्या कहते हैं? तो आणविक जाति वृत्त, यानी आणविक जाति वृत्त कहते हैं जीव के डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन से उनके पूर्वज की खोज को आणविक जाति वृत्त
कहते हैं, यानी 62 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। 63 नंबर है, जब किसी जीव की आबादी किसी भौगोलिक अवरोध के कारण दो उप आबादी में बंट जाता है तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना कम हो जाती है। तो देखिए, जीन प्रवाह की संभावना कम हो जाती है। कह रहा है कि जब मान लीजिए एक आबादी था, किसी भौगोलिक कारण आधा इधर बंट गया, यानी आधा नहीं, यानी कुछ भाग इधर बंट गया, कुछ भाग इधर, यानी दो उप आबादी में बंट जाता है तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना कम हो जाती है। तो जीन प्रवाह की संभावना कम हो जाती है। 63 का ए नंबर हमारा सही हो जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधे का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ है, यह अध्ययन कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई पुष्प है, कोई पूछता है कि यह रूप है, यानी पुष्प का यह रूप है, यह किस प्रकार विकसित हुआ है, तो यह क्या अध्ययन करके आप बताइएगा जी यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। तो कोई भी चीज़ है वह इवोल्यूशन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? इवोल्यूशन के द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर बी सही हो जाता है, जीव विकास, यानी जीव विकास के द्वारा ही कोई जीव विकसित होता है। ठीक, अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति, उनके पूर्वज का इतिहास तथा उनके समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसको इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, यानी जीव विकास कहते हैं। यही जीव विज्ञान की शाखा में देखा जाता है कि जीव की उत्पत्ति कब हुई है, उनके पूर्वज कौन थे, यानी उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, और समय समय पर क्रमिक परिवर्तन, इसमें क्या क्या परिवर्तन होने के कारण यह जीव की उत्पत्ति हुई है, तो यह अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विकास कहते हैं, यानी इवोल्यूशन कहते हैं। तो 65 का हमारा आंसर जो हो जाता है ए नंबर। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। जाति उद्भव के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो जाति उद्भव के लिए जेनेटिक चेंज, यानी जेनेटिक पदार्थ में कोई चेंज होना क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी अनुवांशिक विचलन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक विचलन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुवांशिक विचलन, यह जाति उद्भव के लिए आवश्यक होता है। यानी जब तक जेनेटिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होंगे तब तक जाति का उद्भव नहीं होगा। ठीक, तो हमारा 66 का आंसर भी सही हो जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नई उप प्रजाति के विकास को कहते हैं, यानी कोई एक नया उप प्रजाति मतलब बना है तो उसको आप क्या कहिएगा? तो जाति उद्भव कहिएगा। नया जाति उपजाति बना है तो इसको क्या कहिएगा? जाति उद्भव कहिएगा। 67 का हमारा बी नंबर सही हो जाता है कि नई उप प्रजाति के विकास को क्या कहते हैं? जाति उद्भव कहते हैं। यानी नई उप प्रजाति के विकास को जाति उद्भव कहते हैं। तो देखिए हमारा 67 का बी नंबर सही हो जाता है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीन की बारंबारता में निरुद्देश होने वाली परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी कह रहे हैं कि जीन में बार बार बिना उद्देश्य का कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको आप क्या कहिएगा? तो देखिए उसको अनुवांशिक विचलन कहिएगा, यानी जेनेटिक चेंज कहिएगा। कहने का मतलब है कि परिवर्तन नहीं भी चाहना होता है, निरुद्देश्य यानी बिना उद्देश्य का परिवर्तन हो जा रहा है तो उसको अनुवांशिक विचलन कहिएगा। क्या कहेगा? अनुवांशिक विचलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 69। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणी के विकास का मत कहलाता है। यानी प्राकृतिक चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्राणी के विकास का मत कहलाता है। तो देखिए जहाँ भी नेचुरल सिलेक्शन आ जाता है, यानी प्राकृतिक चुनाव आ जाता है, तो आपको आंख बंद करके डार्विनवाद, यानी चार्ल्स डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, तो डार्विनवाद सही होगा और इसका आंसर हमारा ए सही हो जाता है। यानी जहाँ भी प्राकृतिक चुनाव दिया है इसको इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जहाँ भी नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है वहाँ चार्ल्स डार्विन सही हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन। 69 तो देख लिए, 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है,
जीव विकास की व्याख्या के संबंध में सबसे पहले वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त करने वाला सिद्धांत है। यानी इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले किसकी मान्यता दिया गया था? यानी दो वैज्ञानिक का नाम दिया है, एक डार्विनवाद दिया है और एक लामार्कवाद दिया है। तो देखिए, दोनों वैज्ञानिक को मान्यता दिया जाता है इवोल्यूशन के सिद्धांत में। क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन जो थे यह उसी समय अपना अलग जगह पर प्रयोग कर रहे थे, और यह लामार्कवाद जो थे ये भी कुछ उसी समय में अलग जगह पर यह भी इवोल्यूशन का अध्ययन कर रहे थे। तो इसलिए इवोल्यूशन की व्याख्या के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता जो दोनों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 दिया है, लामार्कवाद के